आज जो हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्लास 12th बायो का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो इसमें जो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड देन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो हम स्टडी करेंगे कि ये सारे इवेंट्स किस तरह से होते हैं, किस तरह के ऑर्गन्स जो हैं वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो हमें पता है कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है एंड बेबी पैरिस है। बेबी पैरिस होने का मतलब है कि वो यंग वन को बर्थ देते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, उसमें सबसे पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। अगर गैमेट्स की हम बात करें तो ह्यूमन में मेल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन होगी और फीमेल्स में जो है वो ओवम की फॉर्मेशन होगी। स्पर्म्स की फॉर्मेशन टेस्टिस में होगी, ओवम की फॉर्मेशन ओवरीज में होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन में क्या होता है, स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक में। इंसेमिनेशन होने के बाद क्या होगा, फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बन गया, अब जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है क्लीवेज। क्लीवेज से वो सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और इसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट होगी और क्या होगा, इसकी अटैचमेंट होगी यूट्रस की वॉल में। और ब्लास्टोसिस्ट की जो अटैचमेंट है यूट्रस की वॉल में, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम गेस्टेशन बोलते हैं। एंड गेस्टेशन के बाद क्या होता है, बेबी की डिलीवरी होती है। उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन से बेबी जो है वो फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है। अब हमने जो है वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ये भी पढ़े थे कि पवर्टी में क्या होता है, बॉडी में जो है वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं एंड स्पर्म्स का बनना शुरू हो जाएगा, वॉइस चेंज हो जाती है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, बॉडी पे हेयर्स आने लगते हैं, एक्ने। तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। और ये सारे कैरेक्टर्स क्या करते हैं, मेल्स और फीमेल्स को जो है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल्स की, तो मेल्स में क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो ओल्ड एज तक भी कंटिन्यू रहती है। लेकिन जो वुमेन है वहाँ पे ओवम की जो फॉर्मेशन है वो 50 ईयर्स के आसपास जो है वो होना स्टॉप हो जाती है। फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो 14 to 15 ईयर्स में स्टार्ट होती है, जिसे हम मेनार्च बोलते हैं। एंड उसके बाद ये जो साइकिल है वो क्या होगी आपकी, जब एंड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मेनोपॉज बोलेंगे, कि वहाँ पे जो है वो ओवम की फॉर्मेशन स्टॉप हो गई है। अब सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसकी लोकेशन कहाँ है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में होता है। इसमें क्या होता है, एक टेस्टिस होगी, असेसरी डक्ट्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे और एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। और टेस्टिस जो है वो अब्डोमिनल पॉचेस में प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। स्क्रॉटम क्या करता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक्चुअली जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, स्क्रॉटम करता है। अब अगर हम बात करें अडल्ट में, तो टेस्टिस कैसी होती है, ओवल होती है और उसकी लेंथ कितनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर है और बिड्थ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर है। टेस्टिस के ऊपर क्या होती है, डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है। और हर एक टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्स बोलेंगे। अब अब अगर हम बात करें सेमनीफेरस टिब्यूल्स की, तो सेमनीफेरस टिब्यूल्स जो हैं वो हर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। मतलब हमारे पास 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं।
उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होंगे, 1 से 3 तक जो है वो सेमनीफेरस टिब्यूल्स होंगे जिनके अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में 2 तरह के सेल्स होंगे। पहले होंगे मेल जर्म सेल्स जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, दूसरे होंगे सर्टोली सेल्स जिनको नर्स सेल्स भी बोलते हैं। अब जो मेल जर्म सेल्स हैं उनमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। अब मियोटिक डिवीजन से क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। एंड सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जर्म सेल्स को। जो रीजन है सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बाहर का, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस या में क्या होगा, लेडिक सेल्स होंगे। ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टिस के जो हार्मोन है जिनको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, यानी मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजन, उनकी सिक्रीशन करते हैं। वो सिक्रीशन कौन कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, ठीक है। और वहाँ पे कुछ और सेल्स भी होंगे जो फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मेल में जो एसेसरी डक्ट्स हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले जो है वो आपका रीटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, उसके बाद वास डिफरेंस। अब अगर हम बात करें सेमनीफेरस टिब्यूल्स की, तो सेमनीफेरस टिब्यूल कहाँ ओपन होते हैं, वासा इफ्रेंशिया से, वासा इफ्रेंशिया में ओपन होंगे रीटे टेस्टिस से। मतलब सेमनीफेरस टिब्यूल के बाद रीटे टेस्टिस आएगा, रीटे टेस्टिस के बाद नेक्स्ट जो है वो आपका वासा इफ्रेंशिया आएगा। वासा इफ्रेंशिया कहाँ ओपन होती है, एपिडिडाइमस में ओपन होती है जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। अब एपिडिडाइमस कहाँ ओपन होती है, जाके वास डिफरेंस में ओपन होती है जो कि फिर यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, मेल ग्लैंड्स भी होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो वास डिफरेंस है और ये सेमिनल वेसिकल्स, ये कहाँ ओपन होते हैं, जाके यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। ये क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। इस इजैकुलेटरी डक्ट का काम क्या है, स्टोर करता है स्पर्म्स को, और वहाँ पे जो है वो कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टोर करेगा और उसके बाद उनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। अब जो यूरेथ्रा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, और वो कहाँ तक एक्सटेंड होगा, पेनिस तक। पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है उसका पार्ट है, और इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्पर्म्स के पाथवे की, तो स्पर्म्स किस तरह से ट्रैवल करते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स में बनेंगे, उसके बाद रीटे टेस्टिस में जाएंगे, रीटे टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया में जाएंगे, वासा इफ्रेंशिया के बाद नेक्स्ट जो है वो एपिडिडाइमस होगा। एपिडिडाइमस के बाद जो नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर आएगा वो वास डिफरेंस आएगा। वो कहाँ ओपन होगा, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा। इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होने के बाद क्या होगा, वो यूरेथ्रा में ओपन होगा और वहाँ से जो है वो पेनिस में जो है वो ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पार्ट है, और इसमें जो है वो एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करता है और इंसेमिनेशन में भी हेल्प करता है। अब जो पेनिस का एनलार्ज्ड एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। वहाँ पे एक लूज फोल्ड होगा स्किन का, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन। मतलब पेनिस के एंड पे ग्लास पेनिस है, वो ग्लास पेनिस किससे कवर्ड है, फोर स्किन से कवर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेल एसेसरी ग्लैंड्स की, तो वहाँ पे दो ग्लैंड्स जो हैं वो पेयर्ड होते हैं और एक जो है वो सिंगल होता है। तो अगर हम बात करें सेमिनल वेसिकल्स की और बल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की, तो ये दोनों कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और एक कैसा होगा वहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। और इसकी जो सिक्रीशंस हैं उसमें क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है। ये सेमिनल प्लाज्मा जो है रिच होगा फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ एंजाइम्स में। और जो सिक्रीशंस हैं बल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की, वो पेनिस की लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, एक पेयर ऑफ ओवरीज है, उसमें ओविडक्ट्स है, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो कि पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। और इसमें जो है वो ग्लैंड्स भी हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। अब मैमरी ग्लैंड्स कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो किस में हेल्प करते हैं, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर, ये सारे पार्ट्स मिलके इन सारी प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं।
अब सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरीज की, तो ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि क्या करेंगे? फीमेल गैमेट ओवा को बनाते हैं, और जो फीमेल हार्मोन्स हैं, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ओवरी के हार्मोन्स हैं, उनको भी बनाते हैं। अब ओवरीज होती कहाँ है? हमने पहले भी पढ़ा कि पेल्विक रीजन में होंगी, लोअर एब्डोमेन में। ओवरी की लेंथ कितनी होगी? तो 2 to 4 सेंटीमीटर, और ये किससे जुड़ी होगी? पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी होगी। ओवरी के ऊपर क्या होता है? एपिथीलियम होता है। एपिथीलियम के अंदर क्या होगा? ओवरी का जो स्ट्रोमा है वो प्रेजेंट होगा, जो उसका साइटोप्लाज्म है। अब ये जो स्ट्रोमा है, उसमें दो जोन्स होंगे। जो बाहर वाला जोन है वो कॉर्टेक्स होगा, और अंदर वाला जोन जो है वो मेडुला होगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो वहाँ पे क्या होंगे? ओविडक्ट्स होंगे। ओविडक्ट्स जो हैं उनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट यूट्रस होगा और वेजाइना, ये क्या है? फीमेल के एसेसरी डक्ट्स हैं। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है, और ये पेरिफेरी से कहाँ तक एक्सटेंड होती है? यूट्रस तक। और जो पार्ट है ओवरी का, फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, वो ओवरी के पास होगा। इनफंडिबुलम कहाँ पे होगा? ओवरी के पास होगा। मतलब फैलोपियन ट्यूब्स के 3 पार्ट हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, तो इनफंडिबुलम वाला जो पार्ट है वो कैसा है? ओवरी के पास है। ठीक है, और इनफंडिबुलम में ही क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्बरे बोलते हैं। और ये फिम्बरे क्या करते हैं? जब ओव्यूलेशन हो जाती है उसके बाद एग की जो कलेक्शन है उसमें हेल्प करते हैं। अब इनफंडिबुलम से क्या होता है? नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट है यूट्रस का या ओविडक्ट का, सॉरी, जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थेमस बोलते हैं। और इस्थेमस किससे ज्वाइन होता है? आपका यूट्रस से ज्वाइन होता है। यूट्रस जो है ह्यूमन फीमेल्स में सिंगल होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? वूम भी बोलते हैं। और जो शेप है यूट्रस की, वो कैसी होती है? इन्वर्टेड पियर लाइक होती है। इसमें क्या होगा? लिगामेंट्स होंगे जो कि पेल्विक वॉल से जुड़े होंगे, एंड यूट्रस जो है वो वेजाइना में ओपन होगा, और वहाँ पे यूट्रस और वेजाइना के बीच का जो रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। और जो सर्विक्स की कैविटी है उसे सर्विकल कैनाल बोलते हैं। और सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलके क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं। अब अगर हम बात करें यूट्रस की वॉल्स की, तो यूट्रस की वॉल्स में जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। पहली और एक्सटर्नल थिन लेयर होगी पेरिमीट्रियम की, मिडल थिक लेयर होगी मायोमेट्रियम की, जो कि मसल से बनी होगी, और अंदर वाली जो ग्लैंडुलर लेयर है एंडोमेट्रियम, वो जो है वो किससे बनी होगी? आपकी ग्लैंडुलर उससे बनी होगी। एंड ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें क्या होता है? साइक्लिक चेंजेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और मायोमेट्रियम में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगी जब क्या होगा? बेबी की डिलीवरी होनी है। जब आपकी मेंस्ट्रुएशन होती है ना, तो एग के साथ जो लेयर शेड होती है वो कैसी होती है? वो कौन सी होती है? वो एंडोमेट्रियम की ही लेयर होती है। अब अगर हम बात करें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया की, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस, ये सारे जो हैं वो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के पार्ट हैं। अगर हम बात करें मॉन्स प्यूबिस की, तो ये क्या है? कुशन है फैटी एसिड का, फैटी टिश्यू का, जो कि किससे कवर होगा? स्किन एंड हेयर से। मॉन्स प्यूबिस कुशन है फैटी टिश्यू का, वो किससे कवर होगा? स्किन एंड प्यूबिक हेयर से। लेविया मेजोरा क्या है? फ्लैशी फोल्ड है टिश्यू के, जो कि मॉन्स प्यूबिस से वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। अब लेविया माइनोरा जो है वो फोल्ड्स हैं जो कि लेविया मेजोरा के अंडर होंगे। अब वेजाइना की जो ओपनिंग है वहाँ पे क्या होता है? हाइमन की एक लेयर प्रेजेंट होती है, और हाइमन के बाद क्या होगा? क्लिटोरिस लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि लेबिया माइनोरा और यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें हाइमन की, तो हाइमन कब ब्रेक होती है? जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे जो है वो हाइमन ब्रेक होती है। लेकिन हाइमन जो है वो सडन जॉल्ट से, किसी टैम्पून यूज़ करने से, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने से भी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और कुछ वुमेन में क्या होता है? हाइमन जो है वो सेक्सुअल एक्ट के बाद भी प्रेजेंट होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन जो है वो रिलाइएबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मैमरी ग्लैंड्स की, तो मैमरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल्स में होता है एंड ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें क्या होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ब्रेस्ट का, उसमें क्या होते हैं 15 to 20 मैमरी लोब्स होंगे और जिनको हम क्या बोलते हैं, जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे जो कि क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई है ये क्या करते हैं, मिल्क स्क्रीट करते हैं जो कि कहाँ स्टोर होता है, एल्वियोलाई के ल्यूमन में। अब एल्वियोलाई किस में ओपन होंगे, मेमोरी टिब्यूल्स में। और टिब्यूल्स क्या करते हैं फिर, मेमोरी डक्ट बनाते हैं। मेमोरी डक्ट क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्पूला बनाएंगे और मेमोरी एम्पूला जो है वो लेक्टिफेरस डक्ट बनाएगा जो कि निप्पल पे ओपन होगा जहाँ से मिल्क जो है वो सिक्रीट होता है अ, उसके फीडिंग के टाइम। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेमोरी लोब है। मेमोरी लोब्स में क्या है, मेमोरी एल्वियोलाई है। मेमोरी एल्वियोलाई से क्या बना है, मेमोरी डक्ट्स बने हैं। मेमोरी डक्ट्स किस में ज्वाइन होंगे फिर, आपके एम्पुला में ज्वाइन होंगे। एम्पुला क्या बनाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट बनाएगा और वो लैक्टिफेरस डक्ट फिर कहाँ ओपन होंगे, निपल में जो है वो ओपन होंगे जहाँ से मिल्क की इजेक्शन होगी। तो अब अगर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो क्या होता है, जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस मेल्स में है, ओवरी फीमेल्स में है और इनका काम क्या है, गैमेट्स बनाना, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं ये। तो गैमेट्स के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस भी आपको पता है दो तरह की होती है, पहली है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी और oogenesis में जो है वो एग मदर सेल oogonia से एग की फॉर्मेशन होगी। तो अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। और जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कहाँ होते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे डिवाइड करेंगे, माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे। अब स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म मदर सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। उसमें कैसे होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेंगे, मियोसिस में चले जाएंगे। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ फेज होगा, ग्रोथ फेज से वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पता है जब मियोसिस 1 होती है तो वो डिवीजन कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो जब ये डिवीजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएंगे, दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इनमें क्या होगा, सेकंड जो मियोटिक डिवीजन है वो होगा और उसमें क्या बनेंगे, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब ये स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होंगे और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अगर हम बात करें स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होगा, तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म के जो हेड हैं वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होंगे और वो फिर फाइनली क्या होगा, रिलीज हो जाएंगे सेमनीफेरस टिब्यूल से बाय अ प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है, तो वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट कौन करता है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो कहाँ जाएगा, आपका पिट्यूटरी के पास जाएगा और पिट्यूटरी से क्या रिलीज होंगे, दो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे जिनका नाम है LH एंड FSH। अब ये जो LH है ये लेडिक सेल पे एक्ट करेगा और एंड्रोजन्स की सिंथेसिस कराएगा। एंड्रोजन्स यानी कि आपके जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है उसकी सिक्रीशन कराएगा। ठीक है। और एंड्रोजन्स क्या करते हैं फिर, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और FSH क्या करता है, FSH जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और जो है वो कुछ फैक्टर्स की सिक्रीशन कराता है जो कि क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस उस स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो आपका FSH क्या करेगा, सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा और क्या करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्म की जो स्पर्मेटिड की जो मैच्योरेशन है मैच्योर स्पर्म में, उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म के जो हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं,
हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, अब क्या होगा, जो पूरा स्पर्म है उसके अराउंड क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। स्पर्म के हेड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम में जो है वो दो एंजाइम्स होते हैं, पहला होता है एक्रोजिन, दूसरा होता है हाई एल यूरोनिडेज। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, एग की जो वॉल्स होती हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। मिडल पीस में क्या होंगे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो कि उसकी मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद ह्यूमन मेल जो है वो एक टाइम पे कितने स्पर्म जो है वो इजैकुलेट कर सकता है, तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो इजैकुलेट कर सकता है। और जो आपके 60% स्पर्म्स है इसमें, उनकी शेप एंड साइज़ कैसी होगी, नॉर्मल होगी। और जो 40% है उनमें क्या होगी, विगरस मोटेलिटी होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे मूव करेंगे। स्पर्म्स जो है वो सेमनीफेरस टिब्यूल से रिलीज होते हैं, असेसरी डक्ट्स उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एपिडिडाइमस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट है, उनकी जो सिक्रीशंस हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म्स को मैच्योर करने में और मोटाइल बनाने में हेल्प करती हैं। अब सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म्स मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। और जो आपके मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं, उनके फंक्शन को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो जो आपके टेस्टिकुलर हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स हैं वो उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। अब हम आ जाते हैं oogenesis पे। अब जो प्रोसेस है मैच्योर फीमेल गैमेट के बनने का, उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। oogenesis जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। लेकिन oogenesis जो है जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होती है ना, तभी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, एग मदर सेल oogonia बनते हैं। अब oogonia जो है वो बर्थ से पहले ही बनते हैं, उसके बाद नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में जो है वो एंटर कर जाते हैं। और उसी स्टेज पे क्या होता है, अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये जो जिस स्टेज पे अरेस्ट हुए हैं उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte स्टेज बोलते हैं। हर oocyte जो है वो फिर सराउंड होगा ग्रैनुलोसा सेल्स से, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अब बहुत सारे फॉलिकल जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। जब प्यूबर्टी आती है तो कितने फॉलिकल्स रह जाते हैं ओवरी में, सिर्फ 60,000 से 80,000 तक। अब इन प्राइमरी फॉलिकल्स से क्या होगा, जो है वो नई लेयर्स बनेंगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है, टर्शरी फॉलिकल में। और टर्शरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट होगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। अब जो थीका लेयर है वो किस में जो है वो डिवाइडेड होती है, इनर जो है उसको हम थीका इंटरना बोलते हैं और बाहर वाली को थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। अब हमें जो है वो देखना है कि जो प्राइमरी oocyte है टर्शरी फॉलिकल का, वो क्या करता है, अपना जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है उसको जो है वो कंप्लीट कर लेता है। अब जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। उसमें क्या होगा, एक हैप्लॉइड जो है वो सेकेंडरी oocyte बनता है और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है, अपना जो साइटोप्लाज्म है उसको सारा रिटेन करके रखता है। ठीक है, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो या तो डीजनरेट भी कर सकती है या फिर वो फर्दर जो है वो डिवाइड भी कर सकती है। अब अगर हम बात करें टर्शरी फॉलिकल की, तो वो किस में चेंज होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा। जो सेकेंडरी oocyte है उसमें क्या मेम्ब्रेन्स बनेगी, एक मेम्ब्रेन बनेगी जोना पैलिस्यूडा। अब जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या करता है, रप्चर कर जाता है और सेकेंडरी oocyte को जो है वो रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये सारा जो है वो यहाँ पे प्रोसेस दी हुई है। सबसे पहले अगर स्पर्मेटोजेनेसिस देखें तो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद एक जो है वो ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन करेंगे और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। अब अगर हम फीमेल में बात करें तो oogonia बन रहे हैं। oogonia ग्रोथ फेज में एंटर करके प्राइमरी oocyte बना रहे हैं।
और प्राइमरी oocyte जब बन गया तो वो उसी स्टेज पे जो है वो अरेस्ट हो जाता है बर्थ टाइम पे। अब ये प्राइमरी oocyte जो है वो डिवाइड कब करेगा फिर, जब आपकी प्यूबर्टी आएगी, ठीक है। जब प्यूबर्टी आएगी तो ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा और क्या करेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड जो है सेकेंडरी oocyte है उसको बना देगा। अब उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी oocyte जो है वो फिर से डिवाइड करेगा और फिर क्या बना देगा, वो ओवम और सेकंड पोलर बॉडी बना देगा। तो एग जो रिलीज होता है वो हमेशा किस स्टेज पे रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे रिलीज होता है। जो लास्ट डिवीजन है ना, वो कब होगा, वो तभी होगा अगर वहाँ पे स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ हमारी जो बॉडी है उससे बाहर आ जाता है। वो अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, फीमेल प्राइमेट्स की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है वो कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिनार्क बोलते हैं। और जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें इस साइकिल का इंटरवल कितना होता है या ड्यूरेशन कितनी होती है, तो 28 से 29 डेज तक हो सकती है। और ये जो साइकिल है वो मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होकर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक जो होती है उसको हम पूरा क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक ओवम जो है वो रिलीज होगा, ओवम के रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ओव्यूलेशन कब होती है, 14th डे पे होती है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट फेज होगा उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, वो फेज 3 to 5 डेज का होता है। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है यूट्रस की वो ब्रेक हो जाती है और इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक लिक्विड बनाती हैं जो कि क्या होता है, वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। अब मेंस्ट्रुएशन तभी होगी अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर फर्टिलाइज हो जाता है एग तो क्या होगा, इसका मतलब है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। और कई बार जो है वो स्ट्रेस, पुअर हेल्थ वगैरह की वजह से भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। उस केस में प्रेगनेंसी रीज़न नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद के नेक्स्ट फेज़ की, तो वो होता है आपका फॉलिक्यूलर फेज़। फॉलिक्यूलर फेज़ में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या करेगा, आपके एग को रिलीज करेगा जब ओव्यूलेशन होगी। और जब ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है उसके साथ साथ ही क्या होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल भी जो है वो खुद को रीजनरेट कर रही होती है, ठीक है। अब ये जो चेंजेस हैं आपके ओवरी और यूट्रस में, ये किसकी वजह से इंड्यूस होते हैं, तो ये पिट्यूटरी और जो ओवरी के हॉर्मोन्स हैं उनकी वजह से इंड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपके गोनाडोट्रोपिन्स हैं उनकी जो सिक्रीशन है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। और वहाँ पे क्या होगा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी, साथ में क्या होगा, जो सिक्रीशन होगी एस्ट्रोजन्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एलएच और एफएसएच अपना पीक लेवल कब अटेन करते हैं, तो वो मिडल ऑफ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो 14th डे है तब अचीव करते हैं। अब अगर हम बात करें कि रैपिड जो सिक्रीशन होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, वहाँ पे जो मिड साइकिल है वहाँ पे क्या होता है, एलएच बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होती है जहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होता है। अब ओव्यूलेशन वाला जो फेज़ है उसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज़ बोलते हैं। ओव्यूलेटरी फेज़ के बाद नेक्स्ट जो फेज़ आएगा वो आता है आपका ल्यूटियल फेज़ और आपका सिक्रीटरी फेज़। अब क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है जिससे कि आपका ओवम जो है वो रिलीज हो चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, जिसे कि नाम देते हैं कॉर्पस लुटियम। अब ये कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है। ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम जो है वो ज़रूरी है जब क्या होता है, आपकी इम्प्लांटेशन होती है। और ठीक है, और इम्प्लांटेशन में कौन हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम हेल्प करता है और बाद में ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस लुटियम डिजनरेट कर जाता है और आपका जो भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है और जो भी ओवम सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है वो आपका ओवरी से आपकी यूट्रस से होते हुए बाहर जो है वो चला जाता है। अब अगर हम बात करें ह्यूमंस में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 ईयर्स के अराउंड जो है वो स्टॉप हो जाती है एंड इसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। और
मेंस्ट्रुएशन जो है वो किसका इंडिकेटर है कि फीमेल जो है वो अपने किस में है, रिप्रोडक्टिव फेस में है। अब अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, तो जब भी आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल्स में, तो उस टाइम पे बाथ लेना, क्लीन करना खुद को और सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नैपकिन्स को जो है वो 4 टू 5 आवर्स में चेंज भी करना है और उनको जो है वो अच्छे से जो है वो डिस्पोज भी करना है। उनको ड्रेन पाइप में या ओपन एरिया में डिस्पोज नहीं करना है। और नैपकिन के को हैंडल करने के बाद जो है वो हैंड्स को सोप से क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। जब भी इंटरकोर्स होता है तो सीमेन कहाँ रिलीज होगा, पेनिस से वेजाइना में रिलीज होगा और जो मोटाइल स्पर्म्स हैं वो क्या करेंगे, रैपिडली स्विम करेंगे और क्या करेंगे, सर्विक्स से यूट्रस में चले जाएंगे और फिर एम्पुलरी रीजन में चले जाएंगे। अब क्या होगा, जो ओवम है वो भी कहाँ आ जाएगा, एम्पुला वाले रीजन में आ जाएगा और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर हम जो है वो बात करें कि फर्टिलाइजेशन की लोकेशन कहाँ होती है, तो फर्टिलाइजेशन जो मेनली होती है वो होती है एम्पुला और इस्थेमस के जंक्शन पे, ठीक है। लेकिन हमेशा जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन जो है वो कुछ स्पेशल केसेस में ही होती है और जो प्रोसेस है स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न का, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म जो है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, जोना पैलोसिडा की जो लेयर है ओवम की उसके कांटेक्ट में आएगा और वहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। मतलब वो आने वाले जो दूसरे स्पर्म्स हैं उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। एक स्पर्म ने जो है वो एग के साथ फ्यूज़ कर लिया, तो उसके बाद और कोई स्पर्म उस एग के साथ जो है वो फ्यूज़ नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इससे क्या इंश्योर होता है कि एक स्पर्म एक ही ओवम को जो है वो फर्टिलाइज करे। अब क्या होगा, एक्रोसोम की जो सिक्रीशंस है वो क्या करेंगी, स्पर्म को जो है वो एंटर करने में हेल्प करेंगी एग के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे हमारा ओवम था। अब ये जो सेकेंडरी oocyte वाला स्टेज वाला ओवम है ये क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। अब जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और साथ में क्या बनेगा, ओवम बनेगा। अब क्या होगा, ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म्स का और जो ओवम का न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना देंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। एंड हमें ये भी पता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स में एक्स वाई 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो मेल का सेक्स है वो, जो ह्यूमन का सेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो मेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा कि मेल से जो है वो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है या वाई क्रोमोसोम आ रहा है। अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो डॉटर बनेगी और मेल से अगर वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो जो है वो सन की फॉर्मेशन होगी। और 50% चांसेस होते हैं दोनों के ही कि 50% जो है वो आपका सन बन सकता है और 50% जो है वो डॉटर बन सकती है। तो अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो सेक्स ऑफ बेबी जो है वो डिटरमाइन कौन करता है, फादर डिटरमाइन करता है, या ये एक तरह से फादर पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन के बाद वो होती है क्लीवेज। अब जो माइटोटिक डिवीजन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, इस्थेमस वाले रीजन में ही स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे क्या होगा, स्टेजेस बनेगी। जैसे आपका जाइगोट था वो पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 16 सेल, इस तरह के जो हैं वो सेल्स बनते हैं जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। और जो एम्ब्रियो होगा 8 से 16 सेल स्टेज वाला, जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होंगे, उसको हम बोलेंगे मॉरूला। अब मॉरूला जो है वो डिवाइड करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है। अब जो ब्लास्टोमियर्स हैं उन वो उसकी जो है वो अरेंजमेंट होगी और बाहर वाली जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर वाली लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है और जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट होगा। अब क्या होगा, जब अटैचमेंट हो गई तो यूट्राइन के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, रैपिडली डिवाइड करेंगे
और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एम्बेडेड हो गया एंडोमेट्रियम में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है। अब प्रेगनेंसी होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। जैसे ही आपकी इम्प्लांटेशन हुई, ट्रोफोब्लास्ट से क्या होंगे, कॉरियोनिक विलाई बनेंगे, और वो क्या होगा, यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड जो है वो आपस में मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, आपका प्लासेंटा बनाएंगे। ये प्लासेंटा का काम क्या है कि वो आपका जो फीटस है उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइड करे, और जो भी उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको उसके बॉडी से बाहर लेके जाए। अब प्लासेंटा और एम्ब्रियो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, अम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, और वो क्या करती है, सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। प्लासेंटा जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, और ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। और जो लेटर फेजेस होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन। अब ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है, ह्यूमन प्लासेंटल हार्मोन है, और जो रिलैक्सिन है, वो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सिक्रीट होंगे। और जो आपके दूसरे हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा, ये मैटरनल ब्लड में उस टाइम बढ़ जाते हैं, और इनकी प्रोडक्शन से क्या होता है, फीटल जो ग्रोथ है उसका सपोर्ट होता है, और क्या होता है, मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे मदर में, और प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो इनर सेल मास है वो किस में हो जाता है, एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट कर जाता है 3 लेयर्स में, जिससे सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म होगी, अंदर वाली एंडोडर्म होगी, और इन दोनों के बीच में जो है वो मीजोडर्म की लेयर होगी। अब ये तीनों लेयर्स जो हैं वो क्या करती हैं, ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। एंड इनके जो सेल होते हैं इनर सेल मास के, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं। स्टेम सेल्स का क्या काम होता है, वो बॉडी के जितने भी टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन करेंगे। अब अगर हम बात करें ह्यूमन प्रेगनेंसी की, तो ह्यूमन प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी होती है, 9 मंथ की जो है वो ड्यूरेशन होती है। और वहाँ पे जो फर्स्ट साइन है फीटस का, वो क्या होता है, हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देती है। उसके बाद जब सेकेंड मंथ हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो क्या होता है, लिम्स और डिजिट्स डेवलप होती हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक जो है वो जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, वो सब जो है वो बन जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट जो है वो फीटस की 5th मंथ में होती है, और 24 वीक्स के एंड तक जो है वो बॉडी पे क्या होता है, फाइन हेयर बन जाते हैं, आई लिड्स, आई लैशेज बन जाती हैं, और 9 मंथ्स में क्या होता है, फीटस जो है वो फुली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। अगर हम बात करें एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी की, वो 9 मंथ की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होगा, विगरस जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी यूट्रस की, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सपल्शन हो जाएगा फीटस का, और इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन जो है वो एक कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से क्या होता है, फीटस जो है वो बाहर आ जाएगा, किसके साथ, प्लासेंटा के साथ। एंड इसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूटेराइन मसल्स पे एक्ट करेगा, और स्ट्रॉन्ग यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, जो कि क्या करेंगी, ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन कराएंगी, और ये जो रिफ्लेक्स है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो बेबी है वो जो है वो बर्थ कैनल से बाहर आ जाएगा। बर्थ कैनल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ी थी कि सर्विकल कैनल और वेजाइना मिलके बर्थ कैनल बनाती हैं, और जैसे ही जो है वो इन्फेंट डिलीवर हो जाता है, उसके बाद प्लासेंटा भी जो है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है। और उसके बाद क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड्स जो है फीमेल के, वो प्रेगनेंसी के टाइम जो है वो चेंजेस होते हैं उसमें, और वहाँ पे एंड ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है। और ये मिल्क क्या करेगा, मदर्स को हेल्प करेगा कि वो न्यू बॉर्न को क्या कर पाए, फीड कर पाए। और जो इनिशियल फ्यू डेज होते हैं लैक्टेशन में, उसमें उसका जो मिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम में जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ की इम्यूनिटी डेवलप करने में जो है वो हेल्प करती हैं। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है, वो डॉक्टर्स हमेशा रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, बेबी को हेल्दी बनाने में जो है वो हेल्प करती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन।
तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है वो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।